मैं पहले ही बता दूं, उन्होंने आज तक कभी भी रियल सनराइज और रियल सनसेट तो देखा। असल होता कैसे है? क्या ऊपर कहीं पर प्रिज्म लगे हुए हैं कि प्लैनेट्स के पास कोई लाइट सोर्स नहीं है, कोई भी लाइट सोर्स है नहीं। बाद हमें राइजिंग दिखाई देती है, तो रियल लाइफ में तो भाई हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी और मैं सूर्य प्रकाश आज तुम लोगों को बताने वाला हूं वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मेक श्योर लाइट वाला चैप्टर आपने देख रखा है, लाइट वाला चैप्टर देख कर आओगे तब ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिना है उस पे जो कॉन्सेप्ट काम करते हैं वो लाइट वाले चैप्टर के ही काम कर रहे हैं। वन शॉट के अंदर 35 मिनट्स में पूरा का पूरा लाइट चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया है। अब आज इस वीडियो में हम ह्यूमन आई करने वाले हैं, सो चलो स्टार्ट करते हैं और कम से कम टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है और वन शॉट के अंदर पूरा कंप्लीट भी करना है। तो मैं सूर्य प्रकाश, चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई के डायग्राम से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर इसकी जो लेबलिंग है, इसकी लेबलिंग को कैसे लर्न करना है इसका तरीका भी मैं बताऊंगा और वो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे लेबल्स को समझ लेते हैं कि लेबलिंग है क्या। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। सबसे पहला ये पार्ट पड़ेगा, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर थर्ड पर ये, फिर फोर्थ पर ये। मैं एक काम करता हूं, दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं। 1 2 3 4। तुम्हें क्या करना है, इधर से नंबरिंग करते हुए उधर चले जाना है, बिल्कुल लाइन से। 4 हो गया, देन ये 5, ये 6, ये 7, देन हमारा कौन सा पार्ट आएगा सबसे पहले, 8, देन ये 9, देन ये 10 और लास्ट में 11। मतलब टोटल तुम्हें 11 लेबलिंग लर्न करनी है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता चल गया इधर से नाम है, अब सीरियल वाइज नाम रख लो। सबसे पहले जो ये आउटर लेयर है, ये क्या है, हमारी कॉर्निया होती है, ठीक है, क्या है, कॉर्निया। दूसरे नंबर पे जो अंदर व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये है एक्वस बॉडी है। थर्ड नंबर पे ये जो दिख रहा है, दैट इज आइरिस। फोर्थ नंबर पे ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे ये जो सर्कल दिख रहा है, ये है लेंस। सिक्स नंबर पे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेलरी बॉडी, ठीक है। 7 नंबर पे ये जो पूरा है, दैट इज कॉल्ड विट्रस बॉडी। इस तरह से तुम याद कर सकते हो, सीरियल वाइज याद करोगे, लेबलिंग आसान रहेगी, एग्जैक्टली लेवल को मेंशन भी कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं 8 नंबर पे, ये ऑप्टिक डिस्क है। ये 9 नंबर पे ये जो दिख रहा है थोड़ा सा येलो इज, दैट इज रेटिना, जिसमें इमेज फॉर्म होती है। ये है हमारे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है स्क्लेरा। और ये 11th पे लास्ट में जो है, दैट इज ऑप्टिक नर्व्स। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम, और इस डायग्राम को तुम्हें 100% लर्न करके ही जाना है। और वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि एक पीडीएफ मैंने बनाया है जिसमें बायोलॉजी हो गई, जितने भी डायग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स नहीं, जितने भी डायग्राम्स हैं उन सब की प्रॉपर लेबलिंग के साथ एक फ्री पीडीएफ मैंने बनाया। वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आप सिंपल मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, दिस इज माई इंस्टाग्राम, और वहां मुझे फॉलो करके डीएम कर देना। सिंपल डीएम कर देना दैट डायग्राम। क्या डीएम करोगे, डायग्राम। मैं पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पीडीएफ है और एक एक लेबलिंग के साथ उसमें डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया गया है। यहां तक क्लियर हो गया। लेंस का जो हमारी आई है, उस आई का डायग्राम अभी क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इन जो आई के डायग्राम के पार्ट्स थे ना, इनका फंक्शन क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है। 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है ये चीज। तो फंक्शन तो देखो तुम्हें जरूर से जरूर याद रखना है, फंक्शन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट था, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया की डेफिनेशन देखो, तुम्हें याद रहे ना रहे, फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बिल्कुल तुम्हें टिप पर होने ही चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के फ्रंट पोर्शन पे होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बेसिकली तुम ध्यान से देखो तो जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है ना, यही स्ट्रक्चर ही क्या है, इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या है कॉर्निया का, कॉर्निया का फंक्शन क्या है, लाइट एंटर्स द आई, मतलब ये लाइट को एंटर करता है हमारी आईज के अंदर, ठीक है। दूसरा आता था आइरिस। आइरिस क्या करता था, ओपिक सर्कुलर डायफ्राम होता है बेसिकली। ये का करता क्या है, ये जो लाइट एंटर हो रही है ना, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट अंदर लेनी है, कम लाइट अंदर लेनी है, ये चीजें समझ में आती है। जैसे अंधेरे में क्या होता है, हमारी आंखें ब्रॉड हो जाती है, मतलब चौड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, खुल जाती है पूरी तरह से, और वही बहुत ज्यादा उजाले में जाओ, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो ये बेसिकली यही काम करता है। प्यूपिल की बात करते हैं, ये स्मॉल सेंट्रल होल होता है इन द आइरिस। अब ये करता क्या, इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। अब ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट आनी चाहिए। ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा अंधेरा है तो ये ज्यादा लाइट भेजेगा, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है लाइक सनलाइट में हो तो ये थोड़ी कम लाइट भेजेगा, ताकि हमारी विजिबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल क्लियर रहे। क्लियर।
इसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक एक फ्लूइड होता है, बेसिकली करता क्या है, हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ ओवरऑल आई हेल्थ। और ये आई का जो शेप है इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। वैसे हम सबको पता है हमारी आईज जो होती है ना प्रोटीन की बनी होती है। कभी कभी देखा है डिस्कवरी पे जो बेयर ग्रिल भाई साहब आते हैं वो कहते हैं अभी मैं इस जानवर की आंख खाऊंगा और इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, तो वो सच कहते हैं। ह्यूमन आई होगी या कोई भी एनिमल्स की आई होगी ना, वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। खैर, ऑप्टिक नर्व्स की अगर हम बात करें तो ये नर्व्स विच कनेक्ट आई एंड द ब्रेन, ये बेसिकली आई और ब्रेन को कनेक्ट करती है। आई और ब्रेन को कनेक्ट करके करेगी क्या, सिग्नल्स भेजने का काम करेगी। तो कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, हम जो भी देख रहे हैं उसको ब्रेन में प्रिंट करने के लिए बेसिकली ये सिग्नल्स भेजती है। तो ये कुछ पार्ट थे, अभी और भी आगे पार्ट है, उनको भी समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो पार्ट है उनका फंक्शन और उनकी डेफिनेशन, ये दो चीजें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे केस बेस्ड में पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरा आता है सेलरी मसल्स। अब सेलरी मसल्स की डेफिनेशन की बात करें तो स्मॉल मसल दैट परमिट्स द लेंस टू चेंज इट्स शेप एंड ऑर्डर टू फोकस नियर और द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब भाई देखो, तुम एक काम करो, ये देखो दिख रही है और ये वाली उंगली देखो, अभी मैं इसको हटा दूं ये दिखना शुरू हो जाएगी, सही है। ये लगाऊंगा ये दिख जाएगी, मतलब तुम्हारे आंखों के पास कैपेसिटी है कि तुम पास की चीजें भी देख सकते हो और एज वेल एज बहुत दूर की चीजें भी देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं फोकस तो एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम कैमरे से तुरंत पास की चीज देखते हो तुरंत उसको दूर के लिए सेट करते हैं तो एक फोकस एडजस्ट होता है, तुमने देखा होगा, करता है और फोकस एडजस्ट करता है। वही सेम चीज हमारी आंखें भी करती हैं। तो वो किसकी हेल्प से होता है, सेलरी मसल्स की तरह हेल्प से होता है। चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस एंड द फोकल लेंथ, बेसिकली फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करता है। आई लेंस की बात करें तो बेसिकली क्या करता है, फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द रेटिना। अब लेंस का काम क्या है, रेटिना पे जाकर इमेज को प्रिंट करना, ठीक है। रेटिना का काम क्या होगा, इमेज को यहां पर जाकर प्रिंट करना ताकि ब्रेन तक वो सिग्नल्स लेके जा पाए। कौन लेके जा पाए, हमारे ऑप्टिक्स नर्व थे, पीछे जो ऑप्टिक नर्व थे वो ब्रेन तक सिग्नल जाते थे। इसके बाद आता है एक्वस ह्यूमस। ये बेसिकली एक तरह का फ्लूइड होता है जो क्या काम करता है, आइस इट्स शेप नैरेज एंड द कॉर्नर एंड द लेंस ऑफ द सप्लाई न्यूट्रिशंस। हमारी आइस को कह सकते हो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में हमेशा एक समझ लो मॉइस्चर यानी पानी बना रहता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें ड्राई नहीं होती हैं और हमें आंखों की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि देखो हमारी पूरी की पूरी आंख ना हमेशा ब्लिंक करती रहती है, आई बॉल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, तो फ्रिक्शन तो होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा। अब अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड ना हो, कोई लिक्विड ना हो, तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी, हमारी आंखों में जलन होने लगेगी, राइट। ये चीज समझ में आई, तो ये बेसिकली ये काम करता है। यहां तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं हमारे चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एमसीक्यूज के लिए या फिर कह सकते हो थ्योरिकल क्वेश्चन के लिए, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना इस चैप्टर के, वो आपकी इस स्लाइड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से आते ही आते हैं, ठीक है। क्या कहता है देखो, एकोमोडेशन पूछेगा। एकोमोडेशन है क्या, एकोमोडेशन बेसिकली होता क्या है, तो देखो एबिलिटी ऑफ आई लेंस, हमारी आंखों की जो लेंस है उसकी जो एबिलिटी होती है क्या, फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, ताकि हम पास की चीज के साथ साथ दूर की चीज भी बहुत क्लियर देख पाएं। और ये एबिलिटी क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम बिल्कुल इतनी पास रखी हुई चीज को देख सकते हैं, लाइक मैंने आंखों से इतनी पास रख दिया, दिखेगी लेकिन इतनी क्लियर नहीं दिखेगी ना। मैं बिल्कुल इन्फाइनाइट पे जाके चांद को रख दूं तो चांद भी हमें दिखता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर एचडी वाला बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता। तो कौन सी डिस्टेंस है जहां पे हम बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पर रखें तो हमारी आंखों को क्लियर दिखाई देगा, और कौन सी डिस्टेंस है जिसको हम बहुत दूर भी रखें तो हमें क्लियर दिखाई देगा। तो इसके लिए 2 वर्ड हैं, नियर पॉइंट और एक आता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट बेसिकली क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द आई एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जो हमारी आंखों से डिस्टेंस लेंगे हम, आंखों से होने वाली वो मिनिमम डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, और वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का, राइट। और फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट का मतलब मैक्सिमम दूर का वो पॉइंट जो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ये बेसिकली होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब हमें इनफाइनाइट तक, भाई चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, अब क्या ही देख लोगे, गैलेक्सी के बाहर थोड़ी देखना हमें, है ना। तो बेसिकली ये चीजें हमारे पास होते हैं। एकोमोडेशन यानी एबिलिटी, जो लेंस हमारा जो आंखों में है, फोकल लेंथ चेंज हो सकती है,
और हमारा नियर पॉइंट जिसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और फार पॉइंट मतलब दूर का पॉइंट हम कितना देख सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर अब और देखते हैं आगे के ये टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रॉब्लम आती है आंखों में। देखो आंखों को लेकर ना इस चैप्टर में जो आइज का है उसमें तुम्हारा डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, और जो हमने पॉइंट्स पढ़े उसके डायग्राम के जो लेबलिंग थी उनके पॉइंट्स, उनकी डेफिनेशन और उनके फंक्शन, फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। और फिर हमने देख लिया कितनी मिनिमम एकोमोडेशन। अब हम देखेंगे आंखों में होने वाली प्रॉब्लम और प्लस उसका सोल्यूशन। तो पहली प्रॉब्लम होती है कॉन्ट्रैक्ट, कैटरैक्ट, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट बेसिकली होता क्या है? कैटरैक्ट को हिंदी में तुम सबने बहुत सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी, जो कि क्लाउडीनेस जम जाता है हमारी आंखों पे, यानी जो कह सकते हो क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है वो ओल्ड एज में जाते जाते ये बिकम मिल्की। देखो ये दो आंखें, एक ही पर्सन है जिसकी दो आंखें हैं, सबकी दो आंखें होती हैं, ये जो है दैट इज नॉर्मल, ये वाली आंख जो है दैट इज नॉर्मल, ठीक है, और ये वाली आंख वो है जिसपे कैटरैक्ट हो रखा है, कैटरैक्ट हो सकता है। अब डिफरेंस क्या है? बिल्कुल क्लियर, प्यूपिल लेंस क्लियर दिख रहा है, यहां पर देखो ये क्लाउडीनेस दिख रहा है, और यही क्लाउडीनेस कह लो या मिल्की कह लो, दोनों सेम चीज है, व्हाइट लेयर जम जाती है, यानी दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अगर ये थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत तुम्हें नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा। अगर ये क्लाउडीनेस पूरा है तो भी तुम्हें बिल्कुल ही कह सकते हो कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू द रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। बेसिकली करते क्या है सर्जरी में, यहाँ पर छोटा सा एक निडल डालते हैं और निडल से उस क्लाउडीनेस को बाहर निकाल देते हैं, जिससे इंसान फिर से विजन करना शुरू कर देता है। तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टाइमली नहीं किया गया तो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? अभी आते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो हमारे आंखों में और 3 तरह की प्रॉब्लम होती है, वो तो चलो एज के साथ होती है, ये तीनों प्रॉब्लम आपको कभी भी हो सकती है, इसकी कोई एज नहीं है। पहला आता है मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड प्रेसबायोपिया। अब मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में नियर साइटनेस होता है। नियर साइटनेस का मतलब पास की चीज तो क्लियर दिखाई दे रही है, नियर साइटनेस का मतलब है पास की चीज तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें हैं, मतलब जो पर्सन है, अगर किसी पर्सन को मायोपिया हो रखा है तो उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, या कह सकते हो ब्लरी दिखाई देंगी। अब इस केस में होता क्या है कि जो लेंस है ना, जो इमेज है, सॉरी जो इमेज है वो रेटिना के पहले फॉर्म होने लगती है। जैसे ये हमारी रेटिना है तो इमेज कहीं यहां फॉर्म होने लगेगी, लॉजिकली इसको रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए, बट इमेज पहले फॉर्म होने लगेगी। इसकी करेक्शन के लिए हम करते क्या है, कॉनकेव लेंस। अभी इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रख लो कि अगर हमारे पास मायोपिया है तो हमें कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया, ये होता है लॉन्ग साइटनेस, इसमें दूर का तो दिख रहा है बट पास का नहीं दिख रहा। तुमने बूढ़े अंकल लोगों को देखा होगा, पास में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं, कौन सा चश्मा, जिसमें नीचे ऐसे सर्कल होता है, ये वाला चश्मा, यानी कौन से प्रॉब्लम के लिए होता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए होता है, क्योंकि इसमें दूर की चीज तो दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है। अब जो नॉर्मली यंग एज के चश्मे हैं, या फिर कह लो जो नॉर्मल चश्मे होते हैं जिसमें ये वाला पोर्शन नहीं होता, पूरा लेंस ही लगा होता है, ये होता है मायोपिया, जिसमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है। जैसे मेरे चश्मे में प्रॉब्लम क्या है, दूर की चीजों के लिए, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब होता क्या है, इसमें जो इमेज होती है हाइपरमेट्रोपिया में, इमेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड बनना शुरू हो जाती है, यानी उस साइड बनना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम समझ में आई। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, एक्यूमुलेटिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज ड्यू टू द सिग्निफिकेंसिंग ऑफ द आई, सॉरी स्टिफनिंग ऑफ द आई लेंस। सो अब देखते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में बेसिकली ये मिडिल एज से लेकर आगे एडल्ट एज तक, यानी कह सकते हो ओल्ड एज तक होता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो पेन जहां पर है ना वहां पर नहीं दिखाई देगी, पेन थोड़ी सी ऊपर यानी अपलिफ्टेड दिखाई देने लगती है सारी की सारी ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये होता क्या है, एक्यूमुलेटिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस ड्यू टू द स्टिफनिंग ऑफ द आई लेंस। यानी यहां पर आई लेंस क्या होता है ना, हिल जाती है भाई साहब। आई लेंस जब हिल जाती है उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, तो चीजें जो है ना वो ब्लर और नहीं दिखाई देती, चीजें बिल्कुल सही दिखाई देंगी बट अपनी जगह से उठी हुई दिखाई देंगी, या फिर कह सकते हो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देंगी। तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं, सेम इसकी प्रॉब्लम के लिए भी। क्लियर है? अब इन सारी चीजों को हमें डायग्राम की हेल्प से भी समझना है कि डायग्राम में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस आता है। तो डायग्राम की हेल्प से सबसे पहले हम समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब मान लो ये हमारी एक नॉर्मल आई है, ये क्या है, नॉर्मल आई।
नॉर्मल आई में लाइट रे आ रही है हमारे लेंस से, जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया, अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में होगा क्या, इसमें जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए ना, वो इमेज अब कहां फॉर्म होगी, कहीं दूर फॉर्म होगी। कहां फॉर्म होगी, कहीं दूर फॉर्म होगी, क्योंकि इसको क्या बनना चाहिए रेटिना पर, अब ये पीछे आ गई, तो हमें क्या करना है, इसको आगे शिफ्ट करना है, इसको आगे शिफ्ट करना है। आगे शिफ्ट का मतलब हमें जो लेंस के थ्रू लाइट्स आ रही है ना उसको और ज्यादा कंजर्व करना है। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है भाई साहब आपके सामने, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, हमें इसको क्या करना है, दूर जा रही थी और पास लाना है, कंजर्व करना है। कंजर्व के लिए हमने लगा लिया कन्वर्जिंग लेंस, यानी हम कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया, याद भी हो गया, डायग्राम भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं मायोपिया। अगर किसी को मायोपिया है तो हमें पता है इमेज रेटिना पर ना फॉर्म होकर थोड़ा पहले फॉर्म होगी, थोड़ा पहले। हमें क्या करना है, इसको दूर भेजना है, मतलब जो रे है उसको और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस, जो डाइवर्ज कर रहा है चीजों को, यानी इसके लिए हम क्या लगा देंगे, अपना कॉनकेव लेंस लगा देंगे। यानी मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल बात समझ में आ गई, डायग्राम भी समझ में आ गया। और डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना जरूर सीख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब यहां पर हमारा आई से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारा आएगा प्रिज्म और नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, ह्यूमन आई एंड द नेचुरल फिनोमिना। ह्यूमन आई का पोर्शन खत्म, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमिना। तो देखो नेचुरल फिनोमिना में सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिज्म, ठीक है। अब ये प्रिज्म है, प्रिज्म की खास चीज है क्या, कि हम इसमें एक तरफ से अगर हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो दूसरी तरफ से वो 7 के 7 कलर्स मिलते हैं, जिसको मिलाकर व्हाइट लाइट बनती है, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। और एक चीज हमेशा मेरी याद रखना कि प्रिज्म के केस में विबग्योर में वी नीचे से स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे ऊपर से लिख देते हैं विबग्योर, नहीं, बट वी नीचे से है और आर ऊपर की तरफ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं विबग्योर। क्लियर। अब होता क्या है, द फिनोमिनन ऑफ द स्प्लिटिंग रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। कभी भी तुमसे पूछेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो क्या लिख दोगे भाई, व्हाइट लाइट का जाना और 7 कलर्स का मिलना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। एंड द बैंड ऑफ द कलर्स फ्रॉम द वॉयलेट टू द रेड। अब ये जो हमें बैंड मिल रहा है वॉयलेट से लेकर रेड तक का, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम क्या होगा, गेटिंग द बैंड ऑफ द 7 कलर्स फ्रॉम द व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई, प्रिज्म क्लियर हो गया। अब आते हैं डुअल प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, जो हमसे रेगुलर बेसिस पे पूछ लेते हैं। अब देखो एक प्रिज्म हमने पहले जैसा लिया, जैसा हमारा पहला वाला प्रिज्म था एज इट इज, व्हाइट लाइट गई और यहां से हमें रेनबो मिल गया, यानी रेनबो के 7 कलर्स मिल गए, ठीक है, पूरा का पूरा विबग्योर मिल गया। अब वापस से इस विबग्योर को एक इन्वर्टेड यानी उल्टे प्रिज्म के अंदर डाला जाए, उल्टे प्रिज्म के अंदर डाला जाए, तो क्या उस साइड से फिर से व्हाइट लाइट मिलेगी, जी हाँ, व्हाइट लाइट फिर से मिलेगी। मतलब प्रिज्म दोनों तरीके से काम करता है। अगर इसको हम व्हाइट लाइट देंगे तो ये हमें 7 कलर्स देगा, अगर वही 7 कलर्स देंगे तो ये हमें फिर से व्हाइट लाइट देगा। इसका डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना सीख जाना, ठीक है। ये याद रखना कि ये वाई लाइन और ये वाई लाइन लास्ट में जाकर पैरेलल ही दिखनी चाहिए, पैरेलल ही होनी चाहिए, तभी तुम्हारा डायग्राम सही होगा। तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर टू फॉर्म द व्हाइट लाइट। मतलब हमने क्या किया, पहले ये 7 कलर्स बनाए, अब 7 कलर्स को वापस से हमने किस में डाल दिया, प्रिज्म में। प्रिज्म में डाल दिया तो अगेन हमें क्या मिल गया, व्हाइट लाइट। और यही हमसे पूछा था, जो भी पूछे बस इसी फिनोमिना को सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना। आई होप यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, फिलहाल अब हम नेचुरल फिनोमिना के ऊपर। अब ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं ये लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें अपनी रियल लाइफ में देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे, क्या ऊपर कहीं पर प्रिज्म लगे हुए हैं जिससे व्हाइट लाइट आ रही है और रेनबो फॉर्म हो जा रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल ही प्रिज्म लगा हुआ है, बट वो प्रिज्म हमारा ग्लास का नहीं है, वो नेचुरल प्रिज्म है जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। अब कैसे कह सकते हो सर आप, ये देखो, कभी बिना बारिश के तुमने रेनबो देखा है?
नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, ऊपर प्रिज्म है लेकिन वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है। तो जब बारिश होती है, ये बारिश के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक एक वाटर के ड्रॉप्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और जब ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं तो इसमें जब सन की वाइट लाइट जाती है तो इससे 7 कलर्स हमें मिलते हैं। और ये इतनी बड़े अमाउंट में होता है ना, इतने बड़े अमाउंट में, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, इतने बड़े अमाउंट में होता है कि हमें एक बहुत बड़ा सा रेनबो देखने को मिलता है। राइट, अब इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, ये हमारी एक वाटर ड्रॉप, रेन ड्रॉप जिसको लिखा है हमने, व्हाइट लाइट जा रही है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा प्रिज्म काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले लाइट इधर गई और ये डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर आ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूट होकर जब ये फैली तो ये क्या बना, पूरा का पूरा विबग्योर बना। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स वर्क एज अ प्रिज्म। तो वाटर ड्रॉपलेट्स को हम नेचुरल प्रिज्म भी कह सकते हैं। राइट, तो इस तरह से रेनबो का फॉर्म होता है। अब सोचो, एक लाइट निकली, एक वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं अर्थ में। अर्थ के ऊपर तो बारिश के समय बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये फिर हमें एज अ रेनबो दिखाई देता है, एज अ रेनबो। तभी हमें लगता है कि भाई ये रेनबो सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है। समझ में आई बात? यही रीजन है रेनबो के फॉर्मेशन का। अब चलो आगे बढ़ते हैं, रेनबो भी हम समझ गए। अब हम देखेंगे भाई कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन पढ़ा था हमने लाइट वाले चैप्टर में। मैं इसीलिए कह रहा था कि जब तक लाइट वाला चैप्टर नहीं आता, इस चैप्टर पे मत आना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेसिकली लाइट्स का बेंड हो जाना। कब बेंड होना? जब आपके मीडियम में चेंज आता है, मतलब लाइट अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा हट जाती है और मीडियम में चेंज होने पर। अब हमें एक चीज और भी तो पता है यार, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं। अभी मैं इस बारे में नहीं घुसेंगे, हम सिंपल समझते हैं बहुत सारी लेयर्स हैं और हर लेयर की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। यानी कुछ लाइटर है, कुछ डेंसर है, किसी में स्टोन्स हैं, किसी में धूल वगैरह है। तो इससे सबसे पहला पार्ट हम यहां समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो, मान लो ये व्हाइट लाइट आ रही थी, यहां से, यहां कहीं सन है, व्हाइट लाइट आ रही है। अब ये क्या होगा, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगी। या ऐसा समझ लो कि ये सन था, ये सन था, यहां से व्हाइट लाइट आ रही थी, ऑब्वियसली इधर आ गई, फिर यहां से इधर गई, फिर हो सकता है यहां से इधर बेंड हो गई, फिर इधर बेंड हो गई और फिर यहां पर आ गई। तो ये क्यों हो रहा था? जस्ट बिकॉज चेंज इन मीडियम, मीडियम में चेंज हो रहा था, तो ऐसा हो रहा था। लेकिन हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो ये पूछेंगे बच्चों कि आप बताओ कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता क्यों है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता क्यों है, और क्या स्टार को जहां हम देख रहे हैं वहीं होता है, या स्टार्स की एपरेंट पोजीशन क्या होती है, यानी एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, यानी स्टार्स एपरेंट पोजीशन। अब देखो, फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टार यहां पर है, ठीक है, स्टार यहां पर है, स्टार ऐसे आया, पहली लेयर में मिला, पहली लेयर के बाद वो थोड़ा सा क्या हुआ, यहां पे पहली लेयर मिली और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, यहां आया, यहां पर दूसरी लेयर मिली और फिर से डिफ्लेक्ट हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो, जब ये वाला स्टार इसको दिखेगा तो ये कर्व्ड होता हुआ आ रहा है, लेकिन इसको कहां पे दिख रहा है, इसको ये यहां पर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये लास्ट वाली लाइट को ही देख पा रहा है, इसके पहले वाले बेंड को नहीं देख पाएगा। बात समझ में आई? इसके पहले वाले बेंड को नहीं देख पाएगा। तो ये तो थी इसकी रियल पोजीशन, इस स्टार की रियल पोजीशन, राइट। और ये वाली जो पोजीशन जो इसको दिख रही है, जो स्ट्रेट लाइन में सोचेगा कि अच्छा ये तो यहां पर है, ये हो जाती है एपरेंट पोजीशन। ये क्या हो जाती है? एपरेंट पोजीशन। समझ में आया? एपरेंट पोजीशन का मतलब हमें वो चीज जो प्रतीत होती दिख रही है, यानी जो हमें लग रहा है कि वहां पर है बट रियल लाइफ में वहां पर है नहीं। क्लियर है? और इसी वजह से स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, क्योंकि कई बार ये रे आती है, कई बार नहीं आती, क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो कई बार उस लाइट को ट्रेवल करने देते हैं और कई बार ट्रेवल नहीं करने देते, जिसकी वजह से कभी लाइट हमारी आंखों पर आती है, कभी नहीं आती, कभी कम आती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट ऐसा रियल लाइफ में है नहीं। चलो, अब हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का दूसरा पॉइंट, जो पूछते हैं कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते भाई। तो इसका पहला रीजन तो ये है कि प्लैनेट्स के पास कोई लाइट सोर्स नहीं है, कोई भी लाइट सोर्स है नहीं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट सोर्स। दूसरे की लाइट पे चमक रहे होते हैं ये, है ना। जब लाइट है नहीं तो इनसे कोई लाइट निकल नहीं रही तो चमक नहीं रही। प्लस दूसरा पॉइंट, ये बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। जितने दूर स्टार्स है ना, तो हमें पता है हर स्टार सन के बराबर है, ठीक है।
फिर भी वो स्टार्स हमें इतने से दिखाई देते हैं, यानी वो कितनी दूर होंगे, एज्यूम करके देखो बहुत दूर होंगे। लेकिन प्लैनेट्स फिर भी, अगर हम प्लैनेट्स को कभी कोई डेज आते हैं जिस डेज को हम प्लैनेट्स को देख पाते हैं, तो वो प्लैनेट्स में फिर भी इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस इतने हैं नहीं, जिसकी वजह से प्लैनेट्स का जो रिफ्रैक्शन है, जो लाइट इनसे पास होकर आ भी रही है ना, वो सीधी चली आती है, इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। राइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और यहाँ तक समझ में आ गया हो तो क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन कर पाऊँ। ठीक है, अब आता है एडवांस सनसेट एंड डीले सनसेट। भाई ये वो फिनोमिना है ना, जो लोग सनराइज और सनसेट देखने समुद्र के किनारे जा रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं, उन्होंने आज तक कभी भी रियल सनराइज और रियल सनसेट तो देखा ही नहीं, होता ही नहीं है। सन जब सनसेट हो जाता है उसके बाद हमें होता हुआ दिखाई देता है, सन जब राइज हो जाता है उसके बाद हमें राइजिंग दिखाई देती है। तो रियल लाइफ में तो किसी ने सनसेट और सनराइज तो देखा ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो स्पेस में ना गया हो। ठीक है, समझते हैं इस चीज को। देखो, मान लो एक आदमी यहां खड़ा है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ठीक है, सन यहां पर है, सन एग्जैक्टली कहां पर है, यहां पर। तो क्या रियल लाइफ में ये सन इसको दिखाई देगा? अभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस से अभी वो नीचे है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस से नीचे है तो इसकी लाइट तो आएगी, लाइट आएगी हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर बहुत जगह जाते जाते वो मुड़ जाएगी। ठीक है, हमें क्या दिखाई दी? ये लास्ट वाली लाइन, हमें लास्ट वाली लाइन दिखाई दी। तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा जो सन है वो यहां पर है, यानी सन जब यहां पे था तो सन हमें यहां दिख रहा था। और ये जो डिले होता है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 आवर्स का डिले होता है यहां से सन को रियल में वहां तक पहुंचने में। तो जब तक हमें ये वाला सन दिखाई दे रहा है तब तक मान के चलो कि ये वाला सन वहां पे पहुंचा भी नहीं होता है, यानी हम ओरिजिनल सनशाइन और ओरिजिनल सनराइज और ओरिजिनल सनसेट तो देख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से डीले सनशाइन, अर्ली सनराइज और एडवांस सनराइज और कह सकते हो डीले सनसेट होता है। क्यों? क्योंकि सन अभी यहीं पर है, लेकिन हमें कहां दिखाई दे रहा है कि भाई हो गया, उग गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डीले सनसेट का मतलब देखो, ठीक इसी फिनोमिना को उल्टा समझो। सन जब सनसेट हो रहा था तो सन यहां पर था, सन यहां पर था। ठीक है, सनसेट के टाइम पे सन बेसिकली यहां पे था, हमें चलो दिख रहा है सन, लेकिन जब यहां पे आ गया और नीचे आ गया तब भी हमें सन यहीं पे दिखाई देगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सेम फिनोमिना। यानी जो लोग समुद्र के किनारे सनसेट देखने गए हैं वो सन को नहीं देख पा रहे हैं, एपरेंट पोजीशन वाले सन को देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो भाई बेवकूफ मत बनो, सनसेट देखो ही नहीं ना, क्यों देखना सनसेट। ठीक है, तो ये है हमारा एडवांस सनराइज और डीले सनसेट, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये पूरी जो थ्योरी लिखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से यही थ्योरी एग्जाम में लिख के चले आना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले फिनोमिना की तरफ। ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या? इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, हमें स्काई हमेशा ब्लू कलर का ही क्यों दिखता है? तो इसका रीजन है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। सन की जो लाइट है व्हाइट कलर की है, उसमें 7 कलर्स निकलेंगे और वो स्कैटर होंगे, मतलब फैलेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, हर एक एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को मिल जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव द साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इतने छोटे हैं कि हमें नहीं दिखाई देते, हमें सिर्फ लाइट दिखाई देती है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई देते। ठीक है, जैसे टिंडल इफेक्ट वाले में हमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, लेकिन अगर पूरे घर में लाइट जला दो तो वही टिंडल इफेक्ट गायब हो जाता है। सो दे स्कैटर ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो होता क्या है, यहां पे आई हमारी मेन इंपॉर्टेंट लाइन। जो ब्लू लाइट है ना, इसकी जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा शॉर्टर होती है, इसके लिए ये स्कैटर बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा स्कैटर होती है, मतलब ये फैल रही है, चौड़ में आ रहा अपना भाई ब्लू वाला, जिसकी वजह से ये पूरे एटमॉस्फेयर के हर पार्टिकल के पास चली जाती है और हमें पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। क्लियर? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंटर द आई एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ब्लू कलर जो है वो स्कैटर ज्यादा होता है। स्कैटरिंग ज्यादा होती है तो अपीयरेंस कम भी होती है, ये भी याद रखना। इसका अपोजिट वाला हम आगे देखेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला कि अगर स्कैटरिंग ज्यादा होती है तो अपीयरेंस कम होता है, बट उसके पहले हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमसे दो चीजें पूछते हैं कि भाई सनराइज और सनसेट के समय
पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर रेडिश क्यों दिखता है, दोपहर में व्हाइट क्यों दिखता है, इसका हम फिनोमिना समझते हैं। तो ये दो टोटल फिनोमिना है हमारे पास, ठीक है। चलो समझते हैं इसको जल्दी से। अब देखो हो क्या रहा है, सन जब ठीक हमारे ऊपर है और ये हमारे अर्थ की जो लेयर्स हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर आती है तो वो स्कैटर नहीं होती, ना ही डिफ्लेक्ट होती है, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होता, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो नॉर्मल से आ रही है। मैंने लाइट वाले चैप्टर में ये बता रखा है। तो नॉर्मल से जब आएगी तो सीधा चली आएगी अर्थ पे, यानी जैसे जैसे यहाँ पर व्हाइट लाइट मिल रही थी वैसे ही हमें व्हाइट लाइट यहाँ पर मिल गई, जिसकी वजह से दोपहर के टाइम पे या सन जैसे जैसे सर के ऊपर आने लगता है व्हाइट लाइट मिलती है, पूरा एटमॉस्फेयर व्हाइट दिखता है। लेकिन अगर बात करें हम सनराइज और सनसेट की, उस समय रेडिश या ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, तो देखो लाइट हमेशा बेंड होके आ रही है, बेंड होके आ रही है मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट स्कैटर करेगी, स्कैटर करती है। तो मैंने क्या बताया कि विबग्योर में देखा जाए तो विबग्योर में जो रेड कलर है ये सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, बहुत नहीं फैलता, बहुत नहीं फैलता, जिसकी वजह से दूर तक जा पाता है। कोई चीज फैलेगी नहीं ना तो दूर तक जा पाएगी। अब दूर तक जाने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ या ज्यादातर कह लो तो रेड लाइट ही एंटर कर पाती है। अब ये रेड लाइट एंटर कर पाती है, इसीलिए सनराइज और सनसेट के समय हमें सिर्फ और सिर्फ रेड कलर यानी रेड स्काई ही दिखाई देता है। क्लियर हो गई फिनोमिना, बात समझ में आ गई। अब रेड लाइट जो है वो स्कैटर कम होती है, जिसकी वजह से वो दूर तक ट्रैवल कर पाती है, और इसीलिए हम अपने रेड सिग्नल पर या किसी भी डेंजरस साइन में हमेशा रेड कलर का यूज करते हैं, क्योंकि रेड कलर दूर से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्कैटर नहीं हो रहा ना। अब स्कैटर नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है दूर तक ट्रैवल कर पाएगा, दूर तक ट्रैवल कर पाएगा तो हमें दूर से दिखाई देगा। इसीलिए रीजन है कि हमारा रेड कलर ऑफ द डेंजर सिग्नल, यही रीजन है। इसी रीजन को आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इस प्रकार हमारा ये ह्यूमन आई का चैप्टर भी पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल इंस्टाग्राम पे जाना है, मेरी आईडी सर्च कर लेनी है और मुझे वहां पर फॉलो करके डीएम कर देना है। ठीक है, डीएम का मतलब मैसेज, मुझे वहां फॉलो करके मैसेज कर देना। और मैसेज में क्या करोगे, मैसेज में सिर्फ लिख देना क्या, सुपर फोल्डर। अब इस सुपर फोल्डर में तुम्हें मिलेगा क्या, ये सुपर फोल्डर अभी से ठीक 10 दिन के बाद आएगा, यानी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस दिन के 10 दिन बाद आएगा। इस सुपर फोल्डर में तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें मिलेगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब सैंपल पेपर मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मैथ, फिजिक्स, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सबके मिल जाएंगे, प्लस 80% का कंफर्म पेपर, 80% का कंफर्म पेपर का टॉपिक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस इसके अलावा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स तुम्हें इस फोल्डर में देखने को मिल जाएंगे। मतलब हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में लाने के लिए 95 से ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगा, वो तुम्हें हमारे इस सुपर फोल्डर में देखने को मिल जाएगा। और ये सुपर फोल्डर एब्सोल्युटली फ्री है, कोई कुछ भी चार्ज नहीं है। सुपर फोल्डर का लिंक आपको शेयर कर देगा, बस आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और मुझे वहां पर मैसेज कर देना है सुपर फोल्डर। मैं समझ जाऊंगा कि आप क्लास 10th के और आपको आपका सुपर फोल्डर मिल जाएगा। तो मैं सूर्य प्रकाश, फिलहाल अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मीनवाइल इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो, सो दैट इस चैप्टर से पूछे जाने वाले 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल भी ना छूटें, क्योंकि एक एक बूंद करके ही आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिल पाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।